अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को ज़िंदगी दे, सेहत दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी जुनैद खान साहब की कहानी है और ये बताती है कहानी उस दौर की कहानी है जब 88-89 चल रहा था और मैं एक चौकीदार के तौर पे एक बंगले में जॉब किया करता था। ये जो बंगला था ये PECSH के अंदर मौजूद था और यहाँ से जब मैं फ्री होता तो फ्री होने के बाद रात के तकरीबन 11-12 बजे जब मैं अपने घर के लिए रवाना होता तो मुझे ये जो झील पार्क वाली गली है उस रास्ते का इंतखाब करना होता। यहाँ से गुज़र के मैं मेन रोड की तरफ आता और वहाँ से रोड क्रॉस करके अपने घर की तरफ जल्दी पहुँच जाया करता। अच्छा, वैसे तो मैं 11, 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक अपने घर पहुँच जाया करता था। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम चल रहा हो या कोई मसला हो जिसकी वजह से अगर मुझे वहाँ पे देर तक रुकना पड़ जाए, तो कभी-कभी रात के 2, 3 और कभी-कभी 4 भी बज जाया करते थे। वैसे ही एक सर्द रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं झील पार्क वाला जो रास्ता है, जो गली है, वहाँ से साइकिल चलाते हुए आहिस्ता-आहिस्ता ना सिर्फ रोड की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था आज पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सर्दी सी लग रही है। खैर, इसी रोड पे चलते-चलते लेफ़्ट साइड पे मेरे पार्क मौजूद था, सीधे हाथ पे दरख़्त मौजूद थे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे आगे की तरफ यानी गली के कॉर्नर पे जहाँ पे बस रोड का आगाज़ होने ही वाला था, कोई खड़ा हुआ है और ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कोई तैयार होने के बाद मौजूद हो। मैं हल्के-हल्के साइकिल चला रहा था, लिहाजा मैंने जब उस वजूद पे गौर करना शुरू किया तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे एक औरत, एक दुल्हन लाल रूसी लिबास में वहाँ पे कॉर्नर पे खड़ी हुई है, जैसे कि वो अपनी बारात का या किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। खैर, ये जो भी औरत थी जो कि वहाँ पे मौजूद थी, इसने इस कदर तैयारी की हुई थी, इस कदर चूड़ियाँ और गहने इस तरह की चीज़ें पहन रखी थीं कि मुझे दूर से ही इसको देखते हुए इसके हाथों पे या इसके जिस्म पे ज़ेवरात के मौजूद होने का एहसास हो रहा था। उसने वैसे ही मशरक़ी अंदाज में अपने चेहरे के आगे घूंघट डाल रखा था और वैसे ही शर्मीले अंदाज में कॉर्नर पे खड़ी हुई शायद अपने दुल्हा का इंतज़ार कर रही थी। वैसे ये जो सिचुएशन थी, ये जो टाइम था, ये जो अंधेरा था और ये जो सर्दी थी, मुझे हरगिज़ वहाँ पे रुक के उस औरत की मदद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं ठहरा वॉचमैन, चौकीदार, मेरे अंदर एक समझ लें कि एक प्रॉब्लम थी कि मैं लाज़मी इस तरह की चीज़ों को देख के या किसी को भी अकेला देख के उसको अपनी मदद ज़रूर ऑफ़र किया करता था। और ऐसा ही हुआ कि मैंने एग्जैक्टली उस औरत के सामने जाके अपनी साइकिल के ब्रेक लगाए और मैं कुछ देर तक तवक्कुफ के साथ उसको देखता चला गया। अब जब मैं उसके ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे बार बार गौर कर रहा था तो मुझे वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे खुशबू के अंदर डूबी हुई एक दुल्हन जो कि उरूसी लिबास में वाक़यतन शायद अपने दुल्हा का इंतज़ार कर रही है, वो यकीनन किसी परेशानी की वजह से यहाँ पे मौजूद होगी। मैंने वहीं खड़े-खड़े उससे कहा कि बहन, सब खैरियत तो है? आप भला इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये सुनने के बाद बजाय इसके वो औरत, वो लड़की, ये जो भी दुल्हन थी, कोई रिस्पॉन्स करती, ऐसा लगा जैसे उसने मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दिया हो।
कुछ देर तक मैं मज़ीद वहाँ पे खड़ा रहा। फिर मैंने दोबारा से उसको पुकारा और जब उसने दूसरी बार पुकारने पे भी किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अब मेरा ख़्याल था या मेरी गैरत थी कि मुझे मज़ीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और मैंने वैसे ही किया कि अपनी साइकिल को पैडल मारना शुरू किए। और जैसे ही मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी साइकिल को रोक रखा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद ये जो साइकिल थी ये आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके व्हील्स को जाम कर दिया गया हो। मैंने पहले नीचे टायर्स की तरफ देखा और फिर मैंने पीछे देखा। अब की बार जबकि मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो यही दुल्हन मेरी साइकिल के पीछे की तरफ ना सिर्फ मौजूद थी, बल्कि उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा के मेरी साइकिल का जो कैरियर था उसको पकड़ रखा था। हैरानकुन बात ये थी कि ये जो दुल्हन जो कि उरूसी लिबास में बेइंतहा तैयार हो के खुशबू वगैरह लगा के वहाँ पे मौजूद थी, उसके हाथ को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका हाथ जला हुआ या झलसा हुआ हाथ है। अब मुझे मामले की संगीनी का अंदाज़ा होना शुरू हो चुका था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ ज़रूर होने वाला है। खैर अल्लाह जानता है कि मैंने साइकिल को एक तरफ फेंका और मैंने वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर दी। मुझे मुसलसल ऐसा लग रहा था जैसे वो दुल्हन मुझे फॉलो कर रही है और मुझे मुख्तलिफ जानी पहचानी आवाज़ों में मेरे नाम के साथ पुकारा जा रहा था। खैर मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी रात थी जो मैंने उस रास्ते से गुज़र के वहाँ से आगे बढ़ के गुजारी थी। इसके बाद मैं जब भी रात में फ्री होता, मैं एक लंबा रास्ता लेके वहाँ से जाया करता। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये अब से तकरीबन 25 साल पहले मेरे साथ सऊदी अरब में पेश आई थी। जैसे ही मैंने अपना इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मैंने पाकिस्तान के साथ साथ मुख्तलिफ मल्टीनेशनल में, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। अब अगर आप 20 से 25 साल पुरानी बात करें, तो 25 साल पहले बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड था। यानी कि अगर आप सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट जाके जॉब करना चाहते थे, तो एक तो आपको जो सैलरीज मिलती थी या जो वेजेस मिलते थे वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। उसके अलावा जैसे आपकी जॉब होती थी, यानी जितनी आपकी टफ़ जॉब होती थी, उतने ज़्यादा आपको वेजेस मिला करते थे। अब क्योंकि पेशे के एतबार से मैं एक सिविल इंजीनियर था, तो सऊदी अरब के अंदर मैंने जिस फर्म को ज्वाइन किया, उनके पूरे सऊदी अरब में मुख्तलिफ एरियाज़ में, ख़ास तौर पे उस वक्त कुछ डेजर्ट्स थे, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे हमें तैनात किया जाता था। ये जो कंपनी थी, जिस कंपनी में मुझे हायर किया गया था, ये एक बहुत ही बड़ी नामी गिरामी कंपनी थी। तो इन्होंने जो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग की थी या जिस साइट पे मुझे भेजा था, ये बेसिकली एक डेजर्ट था जिसे अल्तावा कहा जाता था। ये जो डेजर्ट था, इस डेजर्ट के बारे में मेरे यहाँ जाने से पहले मैंने बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखे थे। और जब मैं पहली दफ़ा उस डेजर्ट में रहने के लिए जा रहा था, तो मेरे जितने भी दोस्त थे, ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ पे काम कर चुके थे, उन्होंने ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो जगह है ये सऊदी अरब की सबसे हॉन्टेड जगहों में शुमार की जाती है।
अब क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट था, बेसिकली हम एक कंपनी के एम्प्लॉई थे, तो जहाँ पे भी, जिस साइट पे भी हमें भेजा जाता था, अगर वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त ना हो, तो जैसे आज के दौर में कंटेनर्स को वहाँ पे रखा जाता है, तो वैसे ही उस दौर में भी कंटेनर्स मौजूद हुआ करते थे और उन कंटेनर्स के अंदर हमारी रिहाइश का, खाने पीने का, इवन के सोने का भी इंतज़ाम किया जाता था। तो वैसे ही मेरे साथ 2 या 3 इंजीनियर मज़ीद मौजूद थे और इसके अलावा कुछ लेबर थी, यानी कि कुछ मज़दूर टाइप के लोग थे जो वहीं पे ही स्टे कर रहे थे। खैर, जब मैं शुरू शुरू में उस डेजर्ट में गया तो बज़ाहिर मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पहला इंप्रेशन यही था कि जितने भी किस्से, जितनी भी कहानियाँ इस डेजर्ट के बारे में मशहूर हैं, शायद उन तमाम बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जैसे ही 3-4 रातें मेरी वहाँ पे गुजरी, तो उसके बाद से ही कुछ एबनॉर्मल बातें थीं जो मैंने ना सिर्फ महसूस करना शुरू की, बल्कि मुझे लगने लगा था इस पूरे डेजर्ट में और ख़ास तौर पे उस एरिया में जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर मौजूद है। जैसे कि मेरी आदत थी, अक्सर मैं लेट नाइट तक जागा करता था, जबकि बाकी जितने भी लोग थे या जितनी भी लेबर थी या जितने भी मज़दूर थे, वो अपने अपने केबिन्स में या कंटेनर्स में जाके सो जाया करते थे। तो अक्सर मैं अकेला सिगरेट पीने के लिए या मुख्तलिफ़ कामों से उस कंटेनर से बाहर आता था और काफ़ी देर तक सहरा में खड़ा हुआ सोचता रहता था। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। तो जैसे ही मैं सिगरेट पीने की नीयत से अपने कंटेनर से बाहर निकला, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने की तरफ, यानी डेजर्ट के अंदर ही, कुछ अजीब सी रोशनी है जो कभी ऊपर की तरफ जाती है, कभी एकदम से नीचे की तरफ आती है, कभी ऐसा लगता है कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है और कभी ऐसा लगता है कि राइट साइड से वो लेफ़्ट साइड पे मुसलसल चलती चली जा रही है। काफ़ी देर तक जबकि मैं उस रोशनी को या उस जगह को ऑब्ज़र्व करता रहा, तो उसके बावजूद भी मुझे कम से कम समझ नहीं आ रहा था कि जो रोशनी है बिलाखिर ये किस चीज़ की रोशनी है। अगर कोई लोग वहाँ पे मौजूद हैं या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मौजूद हैं जो टॉर्च लाइट के ज़रिए या मुख्तलिफ़ लाइट्स के ज़रिए हमें शायद इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जैसे इस डेजर्ट में हमारे अलावा या हमारे साथ साथ वो भी मौजूद हैं। लेकिन अगर वहाँ पे गार्ड्स मौजूद भी थे और वही बार बार रोशनियों को कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ मार रहे थे, तो ये जो एकदम से रोशनी आसमान की तरफ जाती थी और बज़ाहिर ऐसा लगता था जैसे कोई टूटता तारा है जो आसमान से नीचे आने के बजाय ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त मुझे कुछ अजीब लगने लगता था। अच्छा, बात सिर्फ रोशनी की नहीं थी। जब मैं वहाँ पे मुसलसल खड़ा रहा, तो उसके कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे सहरा से शहनाई की या ढोल बाजे की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। और ये जो आवाज़ें थीं, इस कदर वाज़े आवाज़ें थीं कि क्लियरली पता चल रहा था जैसे हमारे बहुत ही करीब कोई जगह है, वहाँ पे या तो कोई शादी हो रही है या फिर किसी भी किस्म का खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन दूर दूर तक गौर करने के बावजूद भी ना पता चलता था कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और ना ही कोई उसकी निशानी नज़र आती थी। खैर, काफ़ी देर तक मैं ऑब्ज़र्व करता रहा और कभी मुझे लगता कि ये जो आवाज़ें हैं वो लेफ़्ट साइड से आ रही हैं, कभी ऐसा लगता कि ये जो शहनाई की आवाज़ें हैं मेरे बहुत करीब से राइट साइड से आ रही हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता कि जहाँ पे मेरा या हमारा कंटेनर मौजूद है, उस कंटेनर के पीछे ही कोई शादी चल रही है। खैर, कुछ देर वहाँ पे टाइम गुजारा और उसके बाद वापस मैं अपने कंटेनर के अंदर आया और मैंने आंखें बंद की और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अब जबकि मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था कि जिस बेड पे या जिस जगह मैं सो रहा हूँ, तो मेरे क़ुर्ब व जवार में या मेरे अतराफ़ में मुसलसल ना कोई सिर्फ चल रहा है, बल्कि जैसे जैसे वो अपने कदम रख रहा है,
तो इस कंटेनर में कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही है कि जिससे बज़ाहिर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद कोई बहुत ही भारी सा इंसान है। और जैसे जैसे वो कंटेनर पे कदम रखता है तो एकदम से ये जो लोहे के कंटेनर बने हुए हैं इनमें एक अजीब सी आवाज़ सी पैदा होती है। खैर जैसे तैसे ये जो रात थी वो खैरियत से गुजर गई और उसके बाद फिर दिन का आगाज़ हुआ। अगला दिन वैसे ही जैसे काम करते हुए गुजरा करता था, काम के अंदर ही पूरा दिन गुजर गया। और जब दोबारा से मगरिब हुई और फिर दोबारा से अंधेरा मुकम्मल तौर पे छा गया तो एक एक करके जितना भी स्टाफ था या जितने भी लोग थे, ख़ास तौर पे जो फील्ड इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगे। अब वैसे ही अगेन मेरी आँख खुली हुई थी और काफ़ी कोशिश के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी तरह उस केबिन में या उस कंटेनर में जागते जागते तकरीबन मुझे 10:30 या 11 बज चुके थे और मेरे अलावा जितने भी लोग थे या जितना भी स्टाफ था तकरीबन सारा का सारा सो चुका था। अब जैसे ही तकरीबन 11 बजे का टाइम हुआ तो एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि जो हमारा केबिन है या जो कंटेनर है उसकी जो छत है उस छत के ऊपर शायद किसी ने चलना शुरू किया है। बाकायदा किसी के कदम रखने की या उस कंटेनर के ऊपर एक बहुत ही भारी सा वज़न आने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। क्लियरली पता चल रहा था कि जो भी कंटेनर के ऊपर मौजूद है उसने एक तरफ से दूसरी तरफ ना सिर्फ चलना शुरू किया है बल्कि कभी वो आगे जाता है, कभी वो पीछे आता है। और एक अजीब सा शोर है जो इसने इस पूरे केबिन के अंदर ना सिर्फ बर्पा कर रखा है बल्कि कोई है जो अपनी मौजूदगी का या अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है। इसी दौरानिए में जबकि मुझे मुसलसल आवाज़ें आ रही थी तो एकदम से देखते ही देखते इस केबिन का जो दरवाज़ा था वो ना सिर्फ खुला बल्कि एकदम से खुलते ही एक बहुत ही तेज़ हवा का झोंका अंदर की तरफ आया। ठीक है, हम लोग रेगिस्तान में मौजूद थे और वहाँ पे आमतौर पे हवा चला करती थी, लेकिन जिस तेज़ी के साथ हवा एकदम से अंदर की तरफ आई थी और ना सिर्फ अंदर की तरफ आई थी बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी मिट्टी थी जो केबिन के या उस कंटेनर के अंदर आई थी, तो उससे एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ कोई तूफान आने वाला है। इसी दौरानिए में जबकि गेट खुला और अंदर एकदम से हवा आना शुरू हुई तो इसी हवा के साथ साथ या इस हवा के पीछे मैंने देखा कि एक अजीब सा बहुत ही लंबा सा तकरीबन 6.5-7 फीट के दरमियान उस आदमी का कद था। बहुत ही गंदुमी या काली सी उसकी रंगत थी और उसने जैसे सऊदी जुब्बा पहना करते हैं वैसे ही जुब्बा पहन रखा था। वो आदमी एकदम से अंदर दाखिल हुआ। उसकी जो आंखें थीं वो इस अंधेरे में लाल शोलों की तरह न सिर्फ चमक रही थीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आग निकल रही है। खैर जैसे ही ये अजनबी जो कि बड़ी ही खौफनाक शक्ल का हामिल था वो अंदर की तरफ दाखिल हुआ तो एकदम से मैं चौंक के उठ गया। और जैसे ही मैं चौंक के उठा तो जो भी आदमी था या जो भी मखलूक थी ऐसा लगने लगा मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। और जैसे जैसे वो आदमी मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे एक अजीब बात ये थी कि उस आदमी का जो कद था न सिर्फ बड़ा होता चला जा रहा था बल्कि देखते ही देखते उसका जो कद था वो इस कदर लंबा हो चुका था कि इतना लंबा तो हमारा कंटेनर या केबिन में नहीं था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस आदमी का जो सर था वो कद बढ़ने की वजह से अब बाकायदा कंटेनर या केबिन से ऊपर की तरफ आर पार हो चुका था। हालांकि ये लोहे की चीज़ थी और किसी आम इंसान का लोहे के अंदर से आर पार होना नामुमकिन हुआ करता है। अब जैसे ही उसका कद बढ़ना शुरू हुआ और वो देखते ही देखते इस केबिन से बाहर की तरफ आर पार निकल गया तो एकदम से मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था तो मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ना सिर्फ उठ चुके थे
बल्कि उन सब ने भी उठते ही ये मंजर देखा कि एक आदमी जो कि बहुत ही लंबा सा आदमी है और उसकी जो गर्दन है या उसके सीने से ऊपर का जो हिस्सा है वो बाकायदा कंटेनर के ऊपर से बाहर की तरफ आर पार हुआ है। ये मंजर देखते ही जितने भी स्टाफ मेंबर थे, ख़ास तौर पे जितने भी लोग मेरे साथ थे, उन सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। और जैसे ही इन सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की या जो भी कुरानी आयत इन लोगों को आया करती थी, उन लोगों ने इसकी तिलावत शुरू की। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर ही वो जो भी वजूद था वो देखते ही देखते बाहर की तरफ गया और देखते ही देखते तेज़ हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। उस जगह पे या उस डेजर्ट में, उस कंटेनर के अंदर मैंने काफ़ी मज़ीद अरसे तक काम किया। और जब भी हमें इस तरह का एहसास होता या इस तरह की रोशनियाँ नज़र आती, तो हम जितने भी स्टाफ मेंबर थे या जितने भी इंजीनियर्स थे, वो मुसलसल कुरान की तिलावत शुरू कर देते।